हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सी नयन गुप्ता। और एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या देखा। हमने पिछले वीडियोस में सीख लिया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जुड़े कुछ टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स। उसके बाद हमने देखा था बैलेंस शीट आइटम्स क्या क्या होते हैं और उनके मतलब क्या क्या होते हैं। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही कंटिन्यू करके हम ये सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अब ये तीनों की जरूरत कहां पड़ती है? जब भी हम कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जब हम ये देखते हैं, हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, या फिर हमें ये जानना होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली था कितना कंपनी में, तो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर पाएं, उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इन टर्म्स का मतलब पता होना जरूरी है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम आज के वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कौन से टाइप में बनते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट वुड बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर मेजर ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट एंड द लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए क्यों जाते हैं और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको किसी भी कंपनी का उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाए कि उसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, उसने उस कंपनी ने साल भर में क्या क्या कमाया, क्या क्या एक्सपेंसेस किए, क्या क्या असेट्स हुई उसकी, क्या क्या लाइबिलिटीज उसने खड़ी की। इसीलिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इस एक कंपनी के रिजल्ट्स। अब objective of a financial statements to prepare a financial statement is to present a true and fair view of the financial performance. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां से पता पड़ती है? किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता पड़ती है उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन पता पड़ती है बैलेंस शीट से। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं कि हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता पड़ पाए। सो फर्म एक्चुअली प्रिपेयर्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या बनाती है फर्म? एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इन्हें अच्छी भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में आप अगर कहीं कहीं देखेंगे तो इनका नाम मिलेगा आपको इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो जहां भी आपको इनकम स्टेटमेंट दिखे आप समझिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है, और आपको जहां पोजीशन स्टेटमेंट दिखे वहां आप समझिएगा कि बैलेंस शीट की बात हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या बनते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट, कि हम पहले ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट जनरली बनाया नहीं जाता, कोई कंपनी या कोई भी फर्म ट्रेडिंग अकाउंट जनरली नहीं बनाती, बट फॉर आवर पर्सनल एनालिसिस हम इसको बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचना। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जान पाए कि किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट लेखा जोखा होता है किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या एक्चुअली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को देखना। उसमें हम सिंपल टर्म्स लेते हैं जो कि होता है सेल में से हम हटा देते हैं उसके एक्सपेंसेस और उसके परचेजेस, तो जो हमें ग्रॉस बचता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें हम कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या कोई एडिशनल खर्चे माइनस नहीं करते, हम सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स लेते हैं। तो अ ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली असर्टेन्स द रिजल्ट फ्रॉम बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस की बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? वो होती है मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग और सेलिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग क्या होता है? अगर ट्रेडिंग कंसर्न हुई, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसका बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके परचेजेस में आएगा रॉ मटेरियल, उसके फिनिश गुड्स में आ जाएगा उसका जो एक्चुअली फिनिश गुड्स वो बनाती है। बट अगर कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न है, अगर वो कंपनी सिर्फ बना बनाया
प्रोडक्ट कमोडिटी सिर्फ परचेज करती है कहीं से और वही सेल ऑफ कर देती है, तो वो हो जाती है ट्रेडिंग एंटिटी और उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी हो जाती है परचेजिंग, और इन दोनों की ही ऑपरेशनल एक्टिविटी रहती है फिर सेलिंग। तो जब आप एक्चुअली सेलिंग ऑफ गुड्स माइनस परचेजिंग ऑफ गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के खर्चे माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर अगर सही बोलें तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ये सब आइटम्स दिखते हैं। तो हम एक परफॉर्मा बना लेते हैं पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर टी फॉर्मेट में बनाना चाहे तो टी फॉर्मेट में बना सकते हैं, या फिर अगर उसको नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह से समझना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि आप लेते हैं सेल्स का वैल्यू। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग में अभी नहीं जाते, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं लेते अभी फिलहाल के लिए। हम मान के चलते हैं एक मोबाइल शॉप है जो कि वीवो के मोबाइल फोन्स बेचने का उसका काम है। कोई भी आप शॉप देखेंगे, आप इमेजिन कर लीजिए एक मोबाइल शॉप है, उसका काम है सिर्फ बने बनाए मोबाइल्स खरीदना और उनको बेचना। तो मान लीजिए ये एंटिटी है एंटिटी ए। एंटिटी ए का काम है वीवो के मोबाइल्स खरीदना और बेचना। ओके, सो दिस इज नॉट एनी प्रमोशनल थिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मोबाइल ब्रांड्स, बट अभी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। सो दिस इज बिजनेस ए, एंटिटी ए जो कि फोन्स बेचती है। अब ये मान लेते हैं कि इसने 100 फोन्स बेचे और 200 फोन्स परचेज किए थे। ये है सेल्स की वैल्यू, 100 फोन्स की, 200 फोन परचेज किए थे। नेक्स्ट 200 फोन परचेज किए गए थे 100 रुपीज पर फोन और बेचे गए 300 रुपए पर फोन। तो सेल्स का वापस एक बार फिगर रिवाइज कर लेते हैं। 100 फोन बेचे गए हैं, 300 रुपए पर फोन में बेचे गए हैं, और 200 फोन खरीदे गए थे, 100 रुपए पर फोन खरीदा गया था। अब इसका जरा ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाए तो इसकी सेल्स हुई 300 इंटू 100 दैट इज 30,000। इसमें से माइनस कर देंगे परचेजेस। अब परचेजेस कितने थे? 200 फोन्स खरीदे गए थे 100 रुपए के, दैट इज 20,000। नेक्स्ट सेल्स माइनस परचेजेस हो गया। इसके पास जब 200 फोन खरीदे गए थे और सिर्फ 100 फोन बेचे गए तो इसके पास स्टॉक बचा। अब हमने स्टॉक का एक्चुअली क्या मतलब होता है ये हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। तो हम ये मानते हैं कि इनके पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। जब ईयर का स्टार्टिंग हुआ था तो इनके पास फोन का कोई स्टॉक नहीं था। इसी फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने ये 200 फोन खरीदे थे। तो एट द ईयर एंड इनके पास स्टॉक बचा 100 फोन्स का। 200 फोन खरीदे थे, 100 बेचे हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो 100 फोन्स का हुआ और 100 फोन खरीदे गए थे 100 रुपए के। तो यहां हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हमारा 0 है। ये सब हम रुपी टर्म्स में बात कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 100 फोन्स इंटू 100 रुपए दैट इज 10,000। तो अब हमने इसमें क्या क्या देख लिया? इस एग्जाम्पल में हमने देख लिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा 0 है क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में कोई भी फोन नहीं था। फिर हमने देख लिया सेल्स हमारी हुई 300 फोन की, सेल्स हमारी हुई 100 फोन्स की 300 रुपए की। तो हमारा सेल्स रेवेन्यू फिगर आ गया 30,000 का। फिर हमने देख लिया परचेजेस हमने किए थे 200 फोन्स के 100 रुपए में, तो वो आ गए 20,000 रुपए यहाँ। और लास्ट हमने देख लिया क्लोजिंग स्टॉक हमने कैसे निकाला? हमने 200 फोन परचेज किए थे, उसमें से हमने 100 बेच दिए और जो बचे 100 वो हमने खरीदे थे वही अपने 100 रुपए में। इसलिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 रुपीज।
अब हमें सेल्स में से ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करने हैं खर्चे, दैट इज आर परचेजेस। तो यहां जो हमारा बचता है दैट इज 20,000 रुपीज, दैट वुड बी आर ग्रॉस प्रॉफिट। अभी देखिएगा कि यहां पे कुछ भी एडिशनल माइनस नहीं हुआ। एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जब हम एक शॉप इमेजिन करते हैं तो खर्चे तो और भी होंगे। जब उन्होंने शॉप खोली तो लाइटिंग, बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का खर्चा, लोगों की सैलरी जो कि डिस्प्ले में दिखाते हैं, जो कि उनका स्टाफ होता है, ये सब हमने कुछ माइनस नहीं किया। हमें यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मतलब था, इसीलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय उसमें से कोई भी खर्चे माइनस नहीं किए। हमने सिर्फ सेल्स लिया, परचेजेस लिया, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिया। तो ये बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ हमने प्रॉफिट असर्टेन नहीं किया, यहाँ हमने नेट प्रॉफिट असर्टेन नहीं किया, सिर्फ हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज से हमें क्या क्या मिला। इसके आगे चलते हैं। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम ये वाला एग्जांपल आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अभी के लिए समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सो दिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। अभी तक हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से सिर्फ परचेजेस माइनस किया था और कुछ भी माइनस नहीं किया, बट क्योंकि वो ट्रेडिंग एंटिटी थी तो उसके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं थे, वो सिर्फ फोन्स परचेज कर रही थी। बट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि आपका फिनिश्ड गुड जब तक बनता नहीं है तब तक वो काम में आते हैं। अब ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? ऐसे जो भी खर्चे हैं जो आपके फिनिश्ड गुड को बनाने में आपके काम में आ रहे हैं वो हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चर, परचेज ऑफ गुड्स एंड ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट ऑफ सेल। हमारे एग्जाम्पल में पॉइंट ऑफ सेल क्या था? पॉइंट ऑफ सेल वाज द शॉप जहां पे वीवो के फोन्स बेचे जा रहे थे। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो उस गुड को शॉप तक लाने में हेल्प करेंगे वो हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाता है कैरेज या फ्रेट इनवर्ड्स। ये दोनों को ही लग सकता है। दोनों एंटिटीज को कैसे? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों को। मान लीजिए वीवो के फोन्स, हमारे होलसेलर से हमारी बात हुई कि आप बेयर करेंगे ये खर्चे या रिटेलर बेयर करेगा, जो भी बेयर करेगा ये खर्चे ये उसके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। अब मान लीजिए मैं वो ही एंटिटी थी, हमारी वीवो की मोबाइल की दुकान। अब वीवो के फोन्स आने में कैरेज या फिर ट्रक का खर्चा लगा उन फोन्स को मंगवाने में, तो वो हो जाएगा हमारा कैरेज या फ्रेट इनवर्ड्स। फिर इसके लिए, इन सारे खर्चों को समझने के लिए हम एक नया मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वही हमारी फेवरेट, हम लेके चलते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी, दैट इज टाटा मोटर्स। बड़ी सी ऑटोमोबाइल कंपनी व्हीकल्स बनाती है। अभी व्हीकल्स बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, ऐसे वेजेस लगेंगे, फैक्ट्री में काम होता है। तो अब जो भी फैक्ट्री के खर्चे हुए वो हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी एक व्हीकल को तैयार करने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारे हमारे हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो हम माइनस करेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से टू असर्टेन आवर ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं वेजेस पे। वेजेस क्या? वेजेस सैलरीज। याद करिए पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया था कि वेजेस और सैलरीज के बीच में क्या डिफरेंस था। अब यहाँ वेजेस मतलब जो हमने वर्कमैन को, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे वर्कमैन, और उनके लिए हम जो पेमेंट करेंगे वो हो जाएंगे वेजेस, और वेजेस होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट फैक्ट्री की लाइटिंग। अब यहाँ फैक्ट्री की लाइटिंग की बात हो रही है, तो जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लाइटिंग है, क्योंकि वो भी काम में आएगी ऑटोमोबाइल बनाने के, किसी कार बनाने के, तो वो भी हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट खर्चे। नेक्स्ट कोल, वाटर एंड फ्यूल, ये इंसिडेंटल खर्चे होते हैं किसी भी फैक्ट्री के लिए। एंड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अगर आप किसी पेटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी कॉपीराइट का इस्तेमाल कर रहे हैं उस व्हीकल को बनाने के लिए, और अगर आपको रॉयल्टी पे करनी है उस पेटेंटेड डिजाइन पे, तो वो हो जाएगा आपका रॉयल्टी का खर्चा। और क्योंकि वो व्हीकल तैयार होने से पहले आपने पेमेंट किया है, इसीलिए
रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अगर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपने रॉयल्टी पे करी तो वो भी आपके डायरेक्ट खर्चों में आएगा। सो अगर हम परफॉर्मा बनाए फिर से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का, तो सबसे पहले आ जाता है सेल्स। सेल्स में हम ऐड कर देंगे कोई भी प्रकार का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैन बी रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे अपने सारे खर्चे, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और अपना ओपनिंग स्टॉक। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब भी कब अभी जीपी रेशियो निकालते हैं, जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो हमें ये पता पड़ जाएगा मोटा मोटा कि जब एक एंटिटी ने अपनी ऑपरेशनल मेन फोकस वाली जब काम किए, ऑपरेशनल एक्टिविटीज कंडक्ट की, तो उसने एक्चुअली उन एक्टिविटीज से कितना पैसा कमाया। सो दैट वुड बी देयर ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सिर्फ बात यहां नहीं रुकती। जैसे टाटा मोटर्स का ही अगर एग्जांपल कंटिन्यू करें तो व्हीकल बनने के बाद अभी बिकी तो नहीं ऐसे, व्हीकल बनने के बाद भी वो शोरूम पे जाएगी, शोरूम पे रखी जाएगी, उस शोरूम के खर्चे आएंगे। तो कार तो बन गई, लेकिन कार को बेचने के लिए जो भी एक्स्ट्रा खर्चे आए वो हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बात सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे तो नहीं रुकती, बात आगे भी जाती है। अब रेवेन्यू साइड पे अगर देखें तो सिर्फ सेल्स हमें नहीं मिलता, हमें सेल्स के अलावा अदर इनकम भी होती है। तो जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन कर लिया, उसके बाद हम चलते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अदर इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अदर इनकम मतलब सेल्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम द सेल्स जो भी इनकम हुई किसी भी बिजनेस के लिए वो जाती है अदर इनकम में। अब ऐसे कौन से इनकम्स हैं जो कि सेल्स के अलावा हो सकती हैं? दैट इज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। अगर यही टाटा मोटर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है और उसने मार्केट में दिया है लोगों को इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, अगर पैसा दे दिया है तो उसे मिलेगा इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगी उसकी इंटरेस्ट की इनकम। नेक्स्ट, डिविडेंड की इनकम। अगर एक्सेस या सरप्लस अमाउंट होने पे अगर टाटा मोटर्स ने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या इक्विटी में पैसा लगाया है और उसे उस इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड मिला है तो वो उसके लिए हो जाएगी डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट, रेंटल इनकम। अगर कहीं कोई बिल्डिंग रेंट पे दे दी है और उसको वहां से रेंट मिल रहा है तो वो हो जाएगी उसकी रेंटल इनकम। अगर कोई पेटेंट है, कोई कहीं से उसको रॉयल्टी मिल रही है उसके डिजाइन या कॉपीराइट्स के लिए, तो वो हो जाएगी रॉयल्टी की इनकम। एंड द लास्ट, गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल असेट्स। अगर उसने अपनी कोई भी मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट कुछ भी बेचा, कैपिटल असेट का मतलब हम समझ चुके थे पिछले वीडियोस में, कैपिटल असेट अगर कोई भी बेचा है तो इसे हम कहेंगे गेन, और ये गेन भी जाएगा हमारा अदर इनकम में। अब हमने ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं लिया था? हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का क्यों वेट कर रहे थे इसे सब ऐड करने के लिए? क्योंकि ये हमारे ऑपरेशनल इनकम नहीं है, ये हम इन आइटम्स में डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, ये हमारी इंसिडेंटल इनकम है। हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन सेल्स हमारी एक्चुअल ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, उसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। इसके बिना हमारा बिजनेस चल जाएगा, रेंटल इनकम ना आई तो भी ठीक है, इंटरेस्ट इनकम ना आई तो भी ठीक है। ये एडिशनल इनकम्स हैं हमारी ऑपरेशनल इनकम के अलावा, इसलिए आ जाती हैं ये अदर इनकम में। सो यहां हमने देख लिया अदर इनकम। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सिर्फ लिए थे डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे वो जो कि आपके फिनिश्ड गुड को बनाने के काम में आ रहे थे। इनके अलावा भी खर्चे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरली दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव, and selling expenses।
तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग के खर्चे होते हैं वही आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे मतलब अगर आपने कोई शोरूम खोला है अपनी व्हीकल को बेचने के लिए तो उसका स्टाफ होगा, उसकी सैलरी होगी, उसके ऑफिस के खर्चे होंगे, तो ये सब होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इनको आप बांटेंगे सैलरीज और ना कि वेजेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग, एडवर्टीजमेंट के कोई भी खर्चे होंगे, कमीशन आपको देना होगा किसी कमीशन एजेंट को, तो ये हो जाएंगे आपके सेलिंग के खर्चे। अब ये देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आएगा सैलरी जो आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस स्टाफ को दी। नेक्स्ट कमीशन, अगर आपने किसी भी कमीशन एजेंट को पेमेंट करा है आगे व्हीकल बेचने के लिए आपका, तो वो हो जाएगा कमीशन। ऑफिस की लाइटनिंग, अब देखिए डायरेक्ट खर्चों में आई थी फैक्ट्री प्रेमाइसिस की लाइटिंग, वो आई थी डायरेक्ट खर्चों में। लेकिन अगर आपने कोई ऑफिस डाला है, कोई शोरूम डाला है, तो वो आ जाएगा ऑफिस लाइटिंग, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट इंश्योरेंस, अगर आपने व्हीकल्स का गोडाउन में रखे हुए सामान का इंश्योरेंस कराया है तो वो भी यहाँ आएगा। रेंट, अगर आप कहीं गोडाउन का रेंट पे कर रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्ट खर्चों में आएगा। लॉस बाय थेफ्ट और फायर, अगर चोरी हो गई, आग लग गई, आपका सामान जल गया, नहीं बचा, तो वो लॉस भी हम यहाँ डालेंगे। बैड डेट्स आर नथिंग, आपने किसी को उधारी पे पैसा दिया और वो पैसा नहीं आ रहा, वो आपका टोटल डूबत खाता है, आपका लॉस है, बैड डेट्स हो गए हैं, तो वो भी आएंगे इसी में। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट अगर हम किसी भी अपने प्लांट, मशीनरी या फिर किसी भी फिक्स्ड एसेट का वेयर एंड टेयर, उसमें जो भी खराबी होने वाली है उसकी लाइफ के ड्यूरिंग, उसको खर्चे में एज खर्चा दिखाते जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट कॉस्ट, ये ध्यान से पढ़ रहिएगा, एक इंटरेस्ट कॉस्ट और एक टैक्सेस। इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब आपकी कंपनी ने पैसा लिया है उधार पे और आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना है, वो आ जाती है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट को कहा जाता है फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट को कहा जाता है फाइनेंस कॉस्ट, और ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जनरली किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के लिए। और लास्ट आ जाते हैं आपको सरकार को देने वाले टैक्सेस, जो कि आपको पेमेंट करना ही होता है एज अ राइटफुल सिटीजन। अब ये सब हो जाते हैं आपके इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट रिपीट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब होते हैं आपके फिनिश्ड गुड, आपकी व्हीकल बनने के बाद। उस व्हीकल को बेचने के लिए आपने ये सब खर्चे उठाए हैं। ये सब खर्चे ने मदद नहीं करी कि आपकी व्हीकल तैयार हो जाए। व्हीकल तैयार करवाने के लिए सिर्फ डायरेक्ट खर्चों ने मदद करी थी, इसलिए हमने सिर्फ उन्हें माइनस किया था अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। अब आ जाते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यहीं पे देख लेते हैं। हमारे पास एक फिगर आया था ऑपरेशनल एक्टिविटीज से, एंड दैट वाज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर दीजिए आपकी अदर इनकम। ये थी आपकी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टीज, रेंट्स, गेन्स, ये जो भी हैं आप ऐड कर दीजिए इनको ग्रॉस प्रॉफिट में। नेक्स्ट आप माइनस कर दीजिए इसमें से इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप अदर इनकम को ऐड करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो जो आपका रिमेनिंग फिगर बचेगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट, वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को ढंग से एनालाइज करते हैं। नेट प्रॉफिट को हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये टर्म आपको मिलेगा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। जब आप कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको ये टर्म जरूर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि हमने ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दिए, इसमें से टैक्सेस और इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया,
तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, और हम इस नेट प्रॉफिट को कहते हैं पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये हमें फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करने में भी मदद करता है, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो यहां आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने पढ़ लिया। ग्रॉस प्रॉफिट वाज सेल्स माइनस परचेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने सेल्स में से ये सब माइनस कर दिया था, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था तो फिर हम आए थे नेट प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने सबसे पहले ऐड कर ली थी अदर इनकम। हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करी थी अदर इनकम, उसके बाद हमने माइनस कर दिए थे इनडायरेक्ट खर्चे। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए अदर इनकम और माइनस कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, एंड दैट वाज नथिंग बट पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट समझ लिया, हमने नेट प्रॉफिट समझ लिया, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आज समझ लिया। अब हम आ जाते हैं एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पे जो आपको और एनालिसिस में मदद करेगा, और वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है वो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम बोलते हैं EBIT। अब ये टर्म तो आपने कहीं ना कहीं एनालिसिस के वक्त देखा ही होगा कि EBIT आपको मिला होगा। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब ये क्या झोलझाल है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस? तो हम याद करते हैं वापस से कि हमने जब नेट प्रॉफिट निकाला था तो हमने इनडायरेक्ट खर्चों की लिस्ट में माइनस किया था इंटरेस्ट और टैक्सेस। हमने ये दोनों टर्म्स भी माइनस कर दिए थे। तो अगर हम नेट प्रॉफिट में जो हमने माइनस किए थे टैक्सेस, वो हम ऐड बैक कर दी टैक्सेस, और जो हमने इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करी थी वो भी अगर हम ऐड कर दें, तो जो रिमाइंडर अमाउंट बचेगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो ऐसे रिमाइंडर अमाउंट बचेगा हमारा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना जरूरी क्यों है। ये इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि सरकार के टैक्सेस जो आपको पे करने हैं वो आपके हाथ में नहीं है। जितनी भी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से फिक्स्ड फॉर्मूले से हर कंपनी को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो इसमें आपकी विश नहीं है या आपकी कंपनी की गलती नहीं है कि ये आपके खर्चे हो रहे हैं, या आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके टैक्सेस ज्यादा हैं। फिर ऐसे ही अगर इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअली मेक्स द बेसिक्स, बहुत एक बड़ा पार्ट होता है फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से। अगर हम ये इंटरेस्ट और टैक्सेस को हटा दें तो हम सिर्फ उन खर्चों पे आ जाते हैं जो कंपनी के हाथ में थे कंट्रोल करना। तो जब हम इंटरेस्ट और टैक्सेस को हटा देंगे अपने प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से, तो फिर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा जो हमें बताएगा कि एक्चुअली आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट हुआ। ऑपरेशनल एक्टिविटीज वहां हमने देखी थी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था ट्रेडिंग एंड अकाउंट में, उसमें हमने माइनस किया इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चों में से आप बस हटा दीजिए टैक्सेस और इंटरेस्ट, जो आपके पास आएगा वो बचेगा ऑपरेशनल प्रॉफिट, और वो होगा आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से। तो हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्या बोलना चाहता है। प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल ऑपरेशंस मतलब हमारे हाथ में नहीं है खर्चे वो हम हटा देंगे, तो जो एक्चुअली ऑपरेशंस हुए हैं कंपनी में, बिजनेस में, उसका जब हम प्रॉफिट निकालेंगे वो हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्सेस हटा दीजिए, इंटरेस्ट हटा दीजिए, आपका आ जाएगा नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू जो आपने प्रॉफिट कमाया कंपनी में, उसे हम कहेंगे EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या आइटम्स एक्सक्लूड करने हैं।
कुछ ऐसे इनकम्स, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम हटा देते हैं और अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू रीच टू आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्या क्या हटा देते हैं, एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर। प्योरली फाइनेंशियल नेचर के कौन से खर्चे होते हैं? फाइनेंशियल नेचर मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। तो जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट लगी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में, वो हटा देते हैं। वही याद कर रही है, याद क्या करिए, हम देख लीजिए नेट प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट को और टैक्सेस को ऐड बैक कर दिया, तो हमने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तभी निकाला जब हमने इंटरेस्ट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर की है, वो हमने हटा दी थी। नेक्स्ट, abnormal आइटम्स सच एज लॉस बाय फायर। ऐसे abnormal खर्चे, अब लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट्स, फायर्स, ये हमारे हाथ में नहीं और ना कि ये रोज रोज ऑपरेशंस में होते हैं। दीज आर इंसिडेंटल एंड abnormal लॉसेस। ये नॉर्मल लॉसेस नहीं है जो कि हम रोज देखते हैं, दीज आर द abnormal ones। तो जो ऐसे abnormal खर्चे हैं हम उन्हें भी हटा देते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम। सो यू हैव सब्ट्रैक्टेड योर abnormal items also while calculating your operating profit। अब यहां पे नेट प्रॉफिट में से ऐड कर दीजिए टैक्सेस, ऐड बैक कर दीजिए इंटरेस्ट। अब abnormal आइटम्स, ऐसे abnormal खर्चे जो आपने माइनस कर दिए थे नेट प्रॉफिट निकालते टाइम, हम उन्हें भी इसमें ऐड बैक कर देंगे। हम ऐड बैक कर देंगे यहां पे अब नॉर्मल लॉसेस। एक और टर्म यहां देखते हैं, यहां हमने बात करी खर्चों की, खर्चे जो कि थे प्योरली फाइनेंशियल नेचर के। प्योरली फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हमने देखे, एक इंटरेस्ट कॉस्ट और एक टैक्सेस। अब ऐसी इनकम्स भी तो होंगी जो कि प्योरली फाइनेंशियल नेचर की होंगी। प्योरली फाइनेंशियल नेचर की मतलब याद कीजिए, अदर इनकम्स में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट इनकम। अगर कंपनी के पास सरप्लस था और उसने वो पैसा मार्केट में दिया था, लोन दिया था और उससे वो इंटरेस्ट कमा रहा था, तो ऐसी जो इनकम हो रही थी हम वो भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट नहीं है। ये हम डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं करते, ये हमारा बिजनेस का सोल मोटिव नहीं है। इसीलिए हम ऐसी इनकम को भी हटा देते हैं टू कैलकुलेट आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जब हमने अबनॉर्मल लॉसेस करे, अबनॉर्मल लॉसेस ऐड बैक करें, यहां हम माइनस कर देंगे हमारी इंटरेस्ट इनकम या ऐसी कोई भी इनकम जो कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट नहीं है। तो जो रिमाइंडर अमाउंट बचेगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये समझ लिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले समझा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो निष्कर्ष था। नेक्स्ट हमने समझा हमारा नेट प्रॉफिट जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आया था। नेट प्रॉफिट में हमने ऐड बैक कर दिए इंटरेस्ट और टैक्सेस, ऐसी सारी फाइनेंशियल कॉस्ट, और हमने इसमें से हटा और ऐड बैक कर दिया हमारे अबनॉर्मल लॉसेस, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ली हमारी प्योरली फाइनेंशियल नेचर की इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो हमने निकाल लिया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। अब ये जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस पढ़ेंगे, जब रेशियोज पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे कि एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेटर एनालाइज करने में हेल्प करेगी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इनकम स्टेटमेंट से हम ये जानेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा वो आप जब किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको परफॉर्मा कैसा दिखेगा। ये है परफॉर्मा, एक स्क्रीनशॉट है इनकम स्टेटमेंट का रिलायंस इंडस्ट्रीज की, एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट का या एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब देखते हैं, इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाले हैं। सबसे पहला फिगर लिया इन्होंने सेल्स का। सेल्स में इन्होंने ऐड किया अदर इनकम। अदर इनकम वही इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स जो भी उनको मिले वो अदर इनकम इन्होंने ऐड कर ली यहाँ पे। ये आए टोटल इनकम पे ऐड करने के बाद, और फिर इन्होंने नीचे डाल दिए सारे खर्चे। सारे खर्चे ऐड कर यहाँ पे उन्होंने माइनस करके निकला उनका EBIT जो कि हमारा होता है ऑपरेटिंग
प्रॉफिट। EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, जो कि अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और टैक्स नहीं होता। ये वो प्रॉफिट है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑपरेशनल एक्टिविटीज से आया है। नेक्स्ट, फिर उन्होंने माइनस किया है यहाँ पे इंटरेस्ट और माइनस हुआ है टैक्सेशन, तो मिला है हमें नेट प्रॉफिट। हम जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पेड और टैक्स माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास फिगर बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट, विच इज इक्विवेलेंट टू योर पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो हमने वो सारा पढ़ लिया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की कोई ऐसे बात नहीं करता, दैट इज फॉर योर पर्सनल एनालिसिस, कि आप ये देखें कि सिर्फ ऑपरेशनल जब फिनिश गुड बना सिर्फ उतना निकालने के लिए आपको एनालाइज करने में वो मदद करेगा कि सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं तो किसी भी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, इसलिए हमारे ग्रॉस प्रॉफिट काम में आता है। ऐसे इनकम स्टेटमेंट्स में आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखने मिल जाएगा। तो आज हमने देख लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है और उसका मतलब क्या होता है। सो सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। हम आगे वीडियोस बनाएंगे फॉर फर्दर रेशियो एनालिसिस एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।